जय हिंद। ये है इकोनॉमिक्स का प्रीवियस इसका क्वेश्चन और हम यहाँ पे इसको आपको फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं। केवल ऐसा नहीं कि केवल टिक मार करके आगे बढ़ने जाने वाले हैं, ठीक है। उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। वन लाइनर के लिए आप वैसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो बुक भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा मकसद आपको फास्ट रिवीजन करवाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक। अच्छा, इसके बारे में पूछा गया है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ था। तो इसका पहले अंग्रेजी कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी में ध्यान नहीं आता बट अंग्रेजी करने पे ध्यान आ जाता है। तो भारतीय औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी अगर बात कर देते थे हेड क्वार्टर कहाँ था इसका, तो कहे कि कोलकाता। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा कि अच्छा था बोला, तो हाँ बिल्कुल था। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसका स्थापना हुआ था 1971 में और इसको बंद कर दिया गया यानी ख़त्म कर दिया गया कब, 2012 में। तो यही पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ था। तो आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो कहिए कि कोलकाता इसका मुख्यालय था, ठीक है। इसका मुख्यालय कोलकाता था। स्थापना कब किया गया था, 1971 में, और इसको बंद कब कर दिया गया, 2012 में कर दिया गया। तो यहाँ से इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बोला क्या गया कि मिशन इंद्रधनुष, चाहिए तो आप इसे देख सकते हैं वरना इसके आप क्विट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और उस समय करंट अफेयर के रूप में पूछा गया था। तो छोड़ भी सकते हैं क्योंकि योजना बहुत सारे हैं। अभी अगर हम देख करके देखते हैं तो हमारे विश्व गुरु ने कम से कम तो 200 से 250 योजना चला करके रखा है। तो ज़रूरी नहीं है, फाजुल का मेहनत हमें नहीं करना है। बहुत से कम एग्ज़ाम में एक आध गो देखने को मिल जाता है, योजना पूछे जाते हैं, लेकिन उतना सारा योजना डेट बाय डेट याद करना हम बेहद बेवकूफ़ी वाली बात बताते हैं। हाँ, कुछ फेमस हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन वरना आप स्किप कर दीजिए क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए रहते हैं, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन हम इसकी बात कर देते हैं, मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया था शुरुआत। तो ये शुरुआत किया गया था कहाँ, तो कहे कि गुजरात में शुरू किया गया था, ठीक है। गुजरात के कहाँ, तो कहे कि बड़नगर में। बड़नगर आप जानते होंगे, तो वहीं पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। छोड़ दीजिए इसको क्योंकि 18 का पूछा गया है। पूछा क्या गया, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, ये भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर के रूप में पूछा गया है। लेकिन ये देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ना, कि जैसे में जो भी आपको सस्ती दामों पर, कैसे आपको कही थी कि सस्ती दामों पर आपको जो दवा है वो उपलब्ध किया जा सके, और ऐसा नहीं कि क्वालिटी घटिया हो, मतलब कि क्वालिटी भी ठीक ठाक हो और सस्ती दामों पर उसको दवाई को उपलब्ध किया जा सके। इसीलिए ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना चलाया गया था। ऐसे देखने में भी मिल रहा है कि जन औषधि औषधि से संबंधित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गर्भवती महिलाओं को उचित दाम पर दवा उपलब्ध करवाना। ये तो ठीक है, लेकिन ये जो था इसका मुख्य उद्देश्य था कि पूरे भारत देश में, कहाँ पे कहिए कि पूरे देश में आपको सस्ती दामों पर उचित दामों पर आपको दवा उपलब्ध सभी के लिए करवाना, केवल महिला के लिए नहीं, सभी के लिए, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, सभी बच्चों, गर्भवती महिलाओं के लिए। बच्चों भी कहाँ स्पेशल कर दिया है। उचित दाम पर सिर्फ बीपीएल परिवार नहीं, पूरे देश भर में उचित दाम पर उपलब्ध करवाना, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अब क्या बोला गया है कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। इस चीज़ को पहले टर्म को पहले समझना है। देखिएगा, जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के आपको जो भी चीज़ें देखने को मिलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के, तो सार्वजनिक क्षेत्र के आधार पर जो संगठन जो किया जाता है, कोई भी कंपनी है, ठीक है, संगठन, उसको 4 तरीके से संगठन किया गया है भारत देश में। पहला कौन सा है, तो देखिएगा, पहला की अगर हम बात कर देते हैं तो पहला आपको देखने को मिलता है क्या, तो पहला अगर हम बात कर देते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, तो अंडरटेकिंग, इसको बोलते हैं अंडरटेकिंग। और इसके पहले क्या था वो थोड़ा सा दिमाग से स्लिप कर रहा है। अच्छा, ध्यान में आ जाएगा तो वो हम बता देते हैं, ठीक है।
दूसरा की अगर हम बात कर देते हैं क्या, तो दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा दूसरा की अगर हम बात कर देते हैं तो स्टेटरी कॉरपोरेशन, ठीक है, स्टेटरी कॉरपोरेशन। और तीसरा की अगर हम बात कर देते हैं तो गवर्नमेंट कंपनी। और चौथा की अगर हम बात कर देते हैं तो चौथा आपको जॉइंट वेंचर, सब नाम सुने होंगे, ठीक है, जॉइंट वेंचर आपको ये हो गया। ये इसका ध्यान में नहीं आ रहा क्या था, कुछ भी ध्यान में थोड़ा सा भी नहीं आ रहा, क्लिक थोड़ा सा नहीं स्लिप कर गया अचानक से। अच्छा देखिएगा, अब इसको हम बात करते हैं, ये चारों जो कंपनियां हैं इसमें हम बताते हैं कि इसमें फ़र्क क्या होता है। ये वाले जो पहला वाला है, इसको पहला वाला को बोलते क्या है, ध्यान में बिल्कुल नहीं आ रहा बस, लेकिन हम इसके बारे में बता देते हैं क्या, कि ये जो होते हैं ना सरकार के पूरा नियंत्रण में होता है। ये कंपनियां जो होती है ये सरकार की किस में होती है, तो कहीं पूरी तरह से नियंत्रण में होता है। जैसे में आप बोल सकते हैं रेलवे, ये सरकार के नियंत्रण में आता है। फिर उसके बाद आप बोल सकते हैं डाक, ये जो होता है किस में आता है, तो कहिए कि आपको किस में आएगा, तो कहिए कि ये पहला जो है ध्यान में नहीं आ रहा है, बता ही दिए। दूसरे की बात करते हैं स्टेटरी कंपनी। इसमें क्या होता है कि इसको कोई कानून या अधिनियम के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है इस तरह के कंपनी को, ठीक है, स्टेटरी कंपनी जो होती है, ठीक है, जिसको आप पब्लिक कंपनी भी पब्लिक कॉरपोरेशन भी बोल सकते हैं। अच्छा, जैसे में आप LIC की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें सरकार का, इसमें भी देखिए हमने देखा क्या, सरकार का नियंत्रण था, और इसमें भी देखा हमने क्या था, तो कहे कि सरकार का नियंत्रण था, ठीक है। और इसमें जो होता है स्टेटरी कंपनी जिसको बोल रहे हैं, उसमें क्या था, थोड़ा सा अब स्वतंत्रता दिया जा सकता है, लेकिन ये वाले जो है पहला में जो देखा उसमें स्वतंत्रता नहीं दिया जा सकता है। गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, तो गवर्नमेंट कंपनी की अगर हम बात कर देते हैं तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है कि इसमें सरकार का शेयर 51% कम से कम, मैक्सिमम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और जॉइंट वेंचर कंपनी क्या होता है कि जैसे आप सुनते होंगे कि मोदी जी बेच रहे हैं, बहुत से कंपनियों को बेच रहे हैं, तो अधिकतर इस पर ला रहे हैं, क्यों, क्योंकि सरकार जो होती है अपना अधिकतर परसेंटेज जो होता है वो दूसरे कंपनी को देता है, यानी 51% से सरकार इसमें हिस्सेदारी कम रखती है, ठीक है। और जो प्राइवेट कंपनियां होती है 51% से उसका ज़्यादा हो जाएगा, तो मालिकाना हक तो इसके पास में आ गया, ठीक है। तो ये जॉइंट वेंचर कंपनियाँ होती है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। तो इसको हमने देखा चारों को, तो ये चारों को जो हमने देखा, तो क्या इसमें आपको किस पर, मालिकाना हक के आधार पर न बांटा गया है, ये पूरी तरह से सरकारी था, ये भी थोड़ा सा इसको स्वतंत्रता दिया गया था, ठीक है। इसमें कितना 51% शेयर था, इसमें 51% से कम शेयर था, यानी मालिकाना हक के आधार पर बांटा गया है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, तो स्वामित्व, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोला क्या गया है कि डॉलेक्स हैंडेड, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा कब शुरू किया गया था। सबसे पहले अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या करते हैं, इसका स्थापना कब होता है, तो 1875 ईस्वी में स्थापना होता है, ठीक है। इसका मुख्यालय आपको बॉम्बे में ही मिलता है। अच्छा, ये एशिया की सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है इसमें जो बोला गया है कि डॉलेक्स हैंडेड, तो ये डॉलेक्स हैंडेड इसको शुरुआत कब किया गया था, तो ये शुरुआत किया गया था 22 मई 2006 को इसके द्वारा शुरुआत किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। बोला क्या गया है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण विराम था। अब देखिएगा, ये उद्देश्य पूछा गया है, तो पहला देखिएगा, हमने बताया था कि आपके पंचवर्षीय योजना के बारे में हमने बता रहे हैं, कई बार वीडियो में हमने बताया है, ठीक है, एक बार नहीं कई बार से बताते चले आ रहे हैं। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ था, और प्रथम पंचवर्षीय योजना में का मुख्य उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था, अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करवाना। देखिए हम लिखेंगे ना तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, और पेन ठीक से उतना चलता नहीं है, देखते रहेंगे जैसे तैसे लिखा जाता है। अर्थव्यवस्था, तो वीडियो को पॉज कर करके आप लिखते चलिए, नहीं तो फिर आप रिवीजन के मकसद से आप देख रहे हैं तो सिर्फ आप सुनते रहिए, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है।
पहला पंचवर्षीय योजना क्या था, तो अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करवाना, ठीक है, इसका उद्देश्य था। कौन से मॉडल पर आधारित था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित था, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कर देते हैं, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, समाजवादी समाज की स्थापना करना, क्या, तो कहेगी समाजवादी समाज की स्थापना करना, ठीक है। अच्छा, ये कौन से मॉडल पर आधारित था, तो कहेगी पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यही था कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ठीक है। अच्छा, नौमा हमको की बात कर देते हैं। देखिएगा नौमा में किस तरीके से याद रखें, न से नौ और न से न्याय आप ध्यान रखिएगा, मत याद रहे लेकिन न से नौ और न से न्याय ध्यान में आ जाएगा, आप क्लिक कर लीजिएगा। तो यही पूछा गया है कि समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण विराम कौन से पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, तो केमा का उद्देश्य है, तो कहेगी 9 का उद्देश्य है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पे गया, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा पूछा हुआ क्वेश्चन, हमें ऐसा नहीं कि फाजुल क्वेश्चन कहीं से उठा के लेके चले आ रहे हैं, नहीं जी, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन सब यहीं पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। पूछा गया क्या कि भारत में पेमेंट गेटवे के रूप में रुपे, अब देखते होंगे रुपे आप देखने को मिलता होगा, ये रुपे कार्ड आता है, ठीक है। तो देखिएगा इसको डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया था, तो एनसीआई के द्वारा, एनसीपीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अच्छा, ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना कब होता है, तो कहे कि 2008 में इसका स्थापना किया जाता है, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया जाता है, तो 2008 में इसका स्थापना किया जाता है। और यही ने 2011 में क्या करता है कि रुपे कार्ड को बनाता है, 2011 में रुपे कार्ड को क्या करता है, बनाता है, और इसको 2012 में लॉन्च करता है। लेकिन राष्ट्रपति की अगर हम बात कर देते हैं तो इसे देश को समर्पित कब करते हैं, तो 8 मई, कब, 8 मई 2014 को इसको राष्ट्रपति जो होते हैं पूरे देश को समर्पित कर देते हैं। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो कहे कि प्रणब मुखर्जी, कौन थे, तो कहे कि प्रणब मुखर्जी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अप्रैल 2015 में नहीं, ख़त्म, मई 2014 में, बिल्कुल, क्योंकि ये जून दिया हुआ है 2015, तो ऐसे भी नहीं है, अप्रैल में दिया हुआ है, तो ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या बोला गया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना स्टार्ट कब किया गया था, योजना है, देख सकते हैं, तो देखिए, वरना इसको स्किप कर दीजिए इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको स्थापना की अगर बात कर देते हैं, योजना शुरुआत कब किया गया था, तो इसको शुरुआत किया गया था 2009 और 10 में, ठीक है। तो बस देखिए, वरना छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि हम योजना पर उतना ज़्यादा फोकस देने के लिए नहीं बोलते हैं, कितना याद कीजिएगा, बहुत सारी योजना है, ठीक है। चलिए, और देख रहे हैं 2018 में पूछा गया है, और 9-10 साल पुराना योजना है, कितना लड़का नहीं याद करेगा, ठीक है। और ये सब से ऐसा नहीं होता है कि रिजल्ट रुकते हैं, बिल्कुल नहीं, ये सब से रिजल्ट नहीं रुकते हैं भाई, अंधाइए अंदाज़ा सबको ही मारेगा वहाँ पे, वही किसी का लक साथ दिया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था, देखिएगा फिर योजना है, देख रहे हैं 18 में पूछा गया है, लेकिन ये वाला योजना थोड़ा याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है इस तरह की योजना, तो जिसको हम बोलेंगे उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में उसको ज़्यादा बार पूछा गया है, और संभावना होता है क्या कि एग्ज़ाम में वो पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात कर देते हैं, तो 2005 में इसको क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था। अच्छा, 2005 में एक और आया था, क्या, नरेगा आया था, नरेगा के बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो नरेगा का एक्ट था कब, तो कहे कि 2005 में आया था। इसको लागू कब किया गया था, तो कहे कि 2 फरवरी 2006 में इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। और 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, तो कहे कि मनरेगा कर दिया गया था। इसके तहत में कितने दिन तक कम से कम आपको रोज़गार देना चाहिए, तो कहे कि 100 दिन तक आपको रोज़गार देना चाहिए। वहन कैसे करती है, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, 90% केंद्र सरकार और 10% आपका राज्य सरकार खर्चा करती है इस योजना पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुरुआत कब किया गया है, 2005 में। क्या बोला गया है कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की पहले स्थापना की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका स्थापना होता है 1948 में होता है। कब होता है तो क्योंकि 1948 में होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। अच्छा, इसका हेड क्वार्टर की बात कर देते हैं तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ आपको देखने को मिलता है तो क्योंकि न्यू दिल्ली में इसको आपको हेड क्वार्टर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं तो अहमदाबाद नहीं, बेंगलुरु नहीं, सूरत नहीं, मुंबई नहीं, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना कब होता है तो 1948 में होता है। अच्छा, पूछा क्या गया कि कौन सा व्यावसायिक संगठन नहीं है, यानी जो व्यवसाय करता है, जो संगठन जो है वो व्यवसाय नहीं करता है, वो पूछा गया है। देखिएगा, भारतीय मेडिकल एसोसिएशन यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात कर देते हैं तो इसका स्थापना कब किया जाता है तो इसका स्थापना किया जाता है 1950 ईस्वी में। ठीक है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का स्थापना 48 में, 50 में नहीं 48 में। ठीक है, अच्छा, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की स्थापना कब किया जाता है तो क्या कि ये 1950 में ये किया जाता है। ठीक है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थापना 1961 में किया जाता है। ठीक है, इसको 48 है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय मेडिकल एसोसिएशन यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना कब किया जाता है 1948 में, और इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का स्थापना 1950 में, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थापना किया जाता है 1961 में। एसोचैम का कभी कभी पूरा नाम पूछ देता है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको याद रखिएगा, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका स्थापना होता है कब कि 1920 ईस्वी में। अच्छा, देखिएगा, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जितने भी जो मेंबर बनते हैं, ये मेंबर इसके सब के सब क्या होते हैं, वकील ही होते हैं, यानी वकील में से चुने जाते हैं और वो क्या करते हैं, इसका मेंबर बनते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। ठीक है, अच्छा, तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी वकील इसमें बन रहा है, तो क्या व्यवसाय से कोई संबंधित है, क्या रोजगार वगैरह कहीं से संबंधित है व्यवसाय करने से, तो बस यही नहीं है। बाकी ये सभी के सभी आपको व्यवसाय से संबंधित है ये सभी, लेकिन ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए, संगम योजना, देखिए योजना का भरा हुआ है इतने सारे, तो संगम योजना की बात कर देते हैं। तो संगम योजना किससे संबंधित है तो जो आपको दिव्यांग जो लोग होते हैं उससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि नहीं, ग्रामीण अल्पसंख्यक नहीं, सांस्कृतिक गतिविधि नहीं, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पूछा क्या गया है कि नीति आयोग का पूरा नाम, अब देखिएगा नीति आयोग का स्थापना कौन करते हैं, हमारे विश्व गुरु आते हैं 2014 में, क्या करते हैं योजना आयोग को ख़त्म कर देते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा कि अच्छा 1 मिनट, ये योजना आयोग का स्थापना कब होता है तो देखिएगा 15 मार्च होता है, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का क्या होता है स्थापना हो जाता है। ठीक है, और इसको ख़त्म कब होता है तो कह कि 2014 में, और इसके जगह पर क्या आता है तो कह कि नीति आयोग आता है। ठीक है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका स्थापना तो कह कि 1 जनवरी 2015 को हमारे विश्व गुरु कर देते हैं, इसका स्थापना करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिएगा 1 जनवरी 2015 को करते हैं। अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, देख ही रहे होंगे दिल्ली में प्रोटेस्ट जो हो रहा है, टीचरों को और बच्चों को क्या किया जा रहा है जो, तो ये विश्व गुरु बनने का अग्रसर है, सब आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे। देखिए, ठीक है, अब देखिएगा, अब बात यहाँ पे कर रहे हैं कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष कौन होते हैं तो कहिए कि पीएम ही होते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष भी पीएम होते हैं। हमें पूछा गया था योजना नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पहले ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है बट हम और ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपेरेंट इंडिया नहीं, ये तो ख़त्म हो गया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टर्निंग इंडिया नहीं। अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन है, बस यहीं पे देखिए कंफ्यूजन होता है, यहीं पे थोड़ा सा अगर हम पहले ऑप्शन पे कर देते टिक तो फंस जाते, ख़त्म हो जाता। इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर 2। देखें, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है एग्ज़ाम में, थोड़ा सा अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा ये सबको।
देखिएगा, एक बोला क्या क्या है कि भारतीय रुपये का नया प्रतीक, जो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये दो आपको लिपि में, एक है देवनागरी लिपि, अच्छा देवनागरी लिपि, और एक है क्या तो कहे कि रोमन लिपि। दो लिपि यहाँ पे देखने को मिलता है। कौन सा? रोमन लिपि और एक ठो देवनागरी लिपि। इसको तैयार कौन किए थे तो कहे कि आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र थे। कौन थे? आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र थे, उदय कुमार। ये उदय कुमार ने ही इसको क्या किए थे? डिजाइन किए थे। ठीक है। अच्छा, ये भारत सरकार ने इसे अपनाया कब था तो कहे कि 2010 में इसे भारत सरकार ने इसे अपना लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर मोहन नहीं, उदय कुमार, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। बोला क्या गया है कि स्थानीय निकाय अपने राजस्व इकट्ठा करती है। स्थानीय निकाय समझते हैं? नहीं, लोकल बॉडी। ठीक है, जिसमें आप ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ये सब जो होते हैं स्थानीय निकाय होते हैं। ठीक है, तो वो अपने राजस्व इकट्ठा कैसे करती है? सेल्स टैक्स से? नहीं, सेल्स टैक्स से नहीं, वो तो सरकार ले लेती है वहाँ पे। इनकम टैक्स तो वो तो केंद्र सरकार ही ले लेती है, काम ख़त्म कर दीजिए उसको। इनकम टैक्स। गृह कर से, हाँ, गृह कर पे जो आपको टैक्स लगता है वो आपको स्थानीय निकाय, जैसे आप जानते होंगे कि घर पे जानते होंगे कि घर का रसीद अभी तक नहीं कटा है, 10 साल 12 साल कोई लोग जो कटवाने जाते हैं, वो सभी के सभी आपको लोकल बॉडी जो होते हैं उसी को मिलता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बोला क्या गया है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस की अगर हम बात कर देते हैं तो सबसे पहले बैंक नोट प्रेस देखिएगा, एक था आरबीआई एक्ट था। आरबीआई एक्ट आया था कब था तो कहे कि 1934 में आया था। ठीक है, और आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल को होता है कब? 1935 ईस्वी को। और ये आरबीआई को नोट छापने का अधिकार इसी समय 35 में दे दिया जाता है कि भैया आप नोट छापिए, ये आरबीआई को दे दिया गया। ठीक है। भारत आज़ादी के बाद की अगर हम बात कर देते हैं तो भारत सरकार के द्वारा 1 रुपये का नोट सबसे पहले छापा गया था। कब छापा गया था तो क्या कि 1949 ईस्वी में। और 1949 ईस्वी में आरबीआई का क्या हुआ था तो क्या कि राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीयकरण हो गया था और 1 रुपया का नोट सबसे पहले ये आरबीआई के द्वारा छापा गया था। अच्छा, ये आरबीआई का हेड क्वार्टर पहले कोलकाता हुआ करता था, लेकिन फिर इसको मुंबई कब कर दिया गया तो क्या कि 1937 ईस्वी में। ठीक है, 1937 ईस्वी में इसको मुंबई कर दिया गया। और 1943 ईस्वी में प्रथम भारतीय इसके गवर्नर बनते हैं सीडी देशमुख। ठीक है, चलिए अब बैंक नोट प्रेस कहाँ है तो ये प्रेस आपको देवास में देखने को मिलता है, ये कल भी हमने बताया था। ठीक है, छोटे देश में छोटे किसान को परिभाषित किया गया है, वे किसान किसके पास जोत हैं? जिनके पास जोत है, मतलब कितने हेक्टेयर ज़मीन है वो पूछा गया है। तो ये टर्म होते हैं, वो टर्म आपको याद करवा देते हैं, वो टर्म आपको रट लेना है उसको। ठीक है, एक होते हैं क्या? सीमांत किसान। ठीक है, सीमांत किसान किसको कहते हैं सब हम आपको बताते हैं। एक होते हैं सीमांत किसान, एक होते हैं छोटे किसान। ठीक है, छोटे किसान। और एक क्या होता है क्या तो होते हैं उप मध्यम किसान। उप मध्यम किसान। और एक क्या होते हैं तो कहिए कि मध्यम किसान। और एक क्या होते हैं? बड़े किसान। देखिएगा, ये सभी आपको चीज़ को रट जाना है। ठीक है, जो रटने के लिए बोलेंगे उसको रट जाना है। देखिएगा, छोटे किसान, सीमांत किसान क्या होते हैं? जिनकी 1 हेक्टेयर से, क्या 1 हेक्टेयर से भूमि कम है जिनके पास में, वो सभी के सभी किसान सीमांत किसान कहलाते हैं। 1 हेक्टेयर से जिनके पास भूमि कम है जोत के आकार का, यानी खेती जिस पर हम करते हैं, जोत वो होता है जिस पर वो बेचारा खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर से कम है तो वैसे किसान को सीमांत किसान कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा छोटे किसान क्या होते हैं? छोटे किसान जिनके पास में 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में भूमि है, ठीक है, जोत वाला, उसे हम लोग बोलते हैं छोटे किसान। ठीक है, अच्छा ये सॉरी भाई, ये क्या बोला गया है कि उप मध्यम किसान। तो उप मध्यम किसान कौन आ जाते हैं? जिनके पास 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच में भूमि है, उसे हम लोग बोलते हैं उप मध्यम किसान। ठीक है, अच्छा मध्यम किसान किसको बोलते हैं?
मध्यम किसान की बात कर देते हैं तो जिसके पास में 4 हेक्टेयर से लेकर के 10 हेक्टेयर के बीच में अब उसके पास जो भूमि है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो कहे कि मध्यम किसान, ठीक है। अच्छा, और जिनके पास में 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बड़े किसान बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहला हमने क्या बताया, सीमांत किसान। सीमांत किसान जिनके पास की खेत की यानी जोत की, जिसके ऊपर वो खेती करते हैं, ठीक है, जोत कितना है उसके पास में 1 हेक्टेयर से कम हो तो वो सीमांत किसान। अच्छा, दूसरा हमने क्या बताया, तो दूसरा हमने ये बताया कि छोटे किसान किसे बोलेंगे, जिनके पास जो भूमि है, जोत वाला भूमि, वो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में है तो वो छोटे किसान हो जाएंगे। और उप मध्यम किसान किसको बोलेंगे, जिनके पास जो भूमि है 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में है वो उप मध्यम के हो जाएंगे। और मध्यम के कौन हो जाएंगे, जिनके पास जो खेती है जोत वाला वो 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में है वो हो जाएंगे। और बड़े किसान कौन हो जाएंगे, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है। तो अब देखिएगा, अब कई बच्चे ना इसमें और एक बात और बता देते हैं कि भारत में, ठीक है, भारत में कौन से किसान सबसे ज़्यादा हैं, तो सीमांत किसान की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अब देख लीजिए कौन सा ऐसा किसान है जिसके पास में 10 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर सब लेंदुआ पेंदुआ आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि इसमें क्या है कि सब 1 हेक्टेयर से कमी के पास में आपको भूमि देखने को मिलता है। अधिकतर किसी किसान, सब की बात नहीं करते लेकिन अधिकांशतः किसान आपको 1 हेक्टेयर से कम ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हमें पूछा क्या गया है, छोटे किसान। तो छोटे किसान कौन सा हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे बोला क्या गया कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, तो अभी फिलहाल की, लेकिन ये पूछा कब गया है, 2018 में है, तो अभी जो है 12 गो है। अतः बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है, देखिएगा 19 जुलाई को, 19 जुलाई 1969 में क्या होता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। कितने बैंकों का, तो कहे कि आपको 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, ठीक है। अच्छा, 15 अप्रैल की बात कर देते हैं। 15 अप्रैल 1980 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, ये आपको ध्यान में रखना। और अभी फ़िलहाल में कितने हैं, 12। तो 18 में पूछा गया था, तो 18 में तो कोई नहीं होगा, लेकिन अभी हम आपको ध्यान में रखना है 12 का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा बोला क्या गया है कि मशीन टूल एक उदाहरण, और फिर डॉट 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 वस्तु है। देखिएगा उपभोक्ता वस्तु एक होता है, मध्यवर्ती वस्तु, और एक होता है पूंजीगत वस्तु। तो उपभोक्ता वस्तु क्या होता है, उपभोग जिसको जिसको हम लोग घर पे उसको खा पी के एकदम ख़त्म कर देते हैं, वो वस्तु उपभोग वस्तु होती है। जैसे में हमने गेहूँ खरीदा, गेहूँ से, और फिर उस एक होता है क्या, मध्यम वस्तु, और एक होता है पूंजीगत वस्तु। जैसे में हमने गेहूँ खरीदा, और गेहूँ खरीदने के बाद में उसको हमने रोटी बना दिया, तो वो कौन सा वस्तु हो गया, मध्यम वस्तु, ठीक है। लेकिन बिस्कुट खरीदा, और बिस्कुट को खरीद करके हमने उसको क्या कर दिया, लपेट दिया, ठीक है, तो वो कौन सा वस्तु हो गई, वो उपभोग वस्तु हो गई। लेकिन गेहूँ खरीदेंगे, क्या उसको लपेटेंगे तुरंत, नहीं, उसको रोटी बनाएंगे, ठीक है। रोटी बनाएंगे तो रोटी बनाने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ का यंत्र का ज़रूरत पड़ेगा, तो वो यंत्र जो होगा वो आपको पूंजीगत वस्तु के अंतर्गत में आएगा। ऐसे थोड़ी नहीं रोटी को आप बना लीजिएगा, एक तावा आप ले रहे हैं तो एक तरह से ताई जो है वो एक तरह यंत्र का ही कि जैसा तो काम कर रहा है, गैस है या इलेक्ट्रिक चीज़ पर आप बनाइए तो वो इसी तरीके से तो आ रहा है। तो यही पूछा गया है कि मशीन जो आते हैं तो मशीन किस में आएंगे आपको, तो ये आपको पूंजीगत में आएगा, क्योंकि पूंजीगत वे वस्तु होते हैं जिसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकता है। जैसे में हमने आटा का मशीन, आटा चक्की या धान कूटने वाला मशीन हम मेरे पास में है मान लीजिए, ठीक है। तो आटा को हमने क्या किया, आटा जो था उसको हमने, सॉरी आटा बोल, गेहूँ था मेरे पास में, उस गेहूँ को हमने पीस दिया, और उस पीसने के बाद हम उसको अब रोटी बना सकते हैं या ब्रेड बनाइए, कुछ भी बनाइए। तो उसको एक से दूसरे रूप में बदलने का काम कौन किया, तो बदलने का काम किया पूंजीगत, यानी पूंजीगत वस्तु होते हैं जो एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। समझ में आ गया ना, तो यही पूछा गया है मशीन। तो मशीन जो होते हैं एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास गेहूँ था, गेहूँ को आटा में बदल दिया, फिर उसके बाद बिस्किट बनाइए, ब्रेड बनाइए, पकौड़ा बनाइए, कुछ हो बनाइए, वो सभी के सभी आप किसके सहारे कर रहे हैं, या पूंजीगत के सहारे कर रहे हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अधिकतर लड़का हम 95% लड़कन से ये सब क्वेश्चन नहीं हिलेगा। रटन तो तोता जो होते हैं वो तो बस ये वाला दे दीजिए ना, बस मस्त है, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा था सब मार दिए। एग्ज़ाम तो सबका बढ़िया जाता है पर रिजल्ट ख़राब आता है, ठीक है।
तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।